हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। तो 1952 में जो नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी हुआ था, तो उनमें क्या क्या था उस पॉलिसी के अंदर, वो ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 1927 जो इंडियन एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था, वो हमने डिस्कस किया था। 1927 मतलब वो इंडिपेंडेंस के पहले था। 1952 का जो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। तो इन दोनों में तो बहुत सारे चेंजेस है ही, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले जो फॉरेस्ट एक्ट था उनमें क्या होता था, मतलब वो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था। तब ब्रिटिश लोग अपने काम के लिए जो जो ले सकते हैं फॉरेस्ट से, वो सभी वो एक्ट में इंक्लूड किए थे। बट 1952 का इस एक्ट में क्या है, ये इंडिपेंडेंस के बाद का एक्ट है। तो इंडिया अपने देश के लिए ये पॉलिसी बनाया है, मतलब अपने देश के डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसी बनाया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये पॉलिसी बनाया है। 1927 के उस एक्ट में ये सब नहीं था, कंजर्वेशन भी नहीं था। वो सिर्फ ब्रिटिश जो था वो फॉरेस्ट से टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो होता है वो सब कलेक्ट करते थे एंड वो सब अपने काम के लिए यूज़ करते थे। बस बस यही काम था 1927 के एक्ट में। बट 1952 का इस एक्ट में इंडिया ने अपने देश के बारे में सोचा एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सोचा, इकोनॉमी के बारे में सोचा। तो इसलिए इस पॉलिसी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या है। एट फर्स्ट, वाइल ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, मतलब 1952 के पहले जो एक्ट था 1927 में, तब क्या था, फॉरेस्ट वेर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग टिम्बर फॉर रेलवेज, डोमेस्टिक एंड फॉर एक्सपोर्ट। तो फॉरेस्ट मेनली यूज होता था किसके लिए, टिम्बर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल इंडिया था। ब्रिटिश अपने जो डिमांड है वो मतलब मीट करने के लिए, टिम्बर कलेक्ट करने के लिए ही वो जो एक्ट था वो बनाया था, जैसे वो ले सके सिर्फ फॉरेस्ट से। ठीक है, तो इसलिए ही वो मेनली फॉरेस्ट तब यूज होता था फॉर कलेक्टिंग टिम्बर। फॉरेस्ट्री वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड फॉरेस्ट्री जो होता है, मतलब पेड़ पौधे ये सब लगाना, ये सब जो है ये सेकेंडरी था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तब। तो ब्रिटिश रूल इंडिया जब था तब मेनली टिम्बर कलेक्ट करने के लिए ये फॉरेस्ट जो है यूज होता था। इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया हैज डिफरेंट गोल। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तब वो कुछ अलग गोल डिसाइड किया, क्योंकि वो तब अपने देश के बारे में सोचता है, इसलिए वो अलग अलग पॉलिसी में इंक्लूड करेगा। तो तब क्या हुआ, शी नीडेड टू डेवलप हर इकोनॉमी क्विकली। तो इंडिया का जो इकोनॉमी तब बिल्कुल ही गिरा हुआ था। ब्रिटिश ने ऐसा किया था, तो उनकी वजह से इकोनॉमी बिल्कुल गिरा हुआ था। तो वो क्या चाहते थे, इंडिया तब डेवलप करना चाहते थे अपना इकोनॉमी। ठीक है, न्यू रिसर्च ऑन हाउ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट लैंड डिग्रेडेशन, एंड रिसर्च भी स्टार्ट हो गया, कैसे फॉरेस्ट के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन जो है वो फॉरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड के ऊपर से जो सॉइल, मिट्टी का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब लैंड डिग्रेड कर रहा है। तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा अगर पेड़ पौधे आप लगाओगे तब जाके वो लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो डायरेक्टली लैंड पे आके तब नहीं गिरेगा, पेड़ पौधे के थ्रू गिरेगा। तब क्या होगा, वो लैंड डिग्रेडेशन जो है कम होगा, सॉइल इरोशन जो है वो सब कम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट हो गया, कैसे फॉरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन ये कम कर सकते हैं, कैसे फॉरेस्ट के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन हम कम कर सकते हैं, ये रिसर्च तब स्टार्ट हो गया। तो मेन यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो गोल है वो क्या है, एक तो इंडिया बहुत जल्दी अपना इकोनॉमी जो है वो डेवलप करना चाहते थे, एंड कैसे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कम हो सकते हैं फॉरेस्ट के द्वारा, वो रिसर्च यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 was formulated by keeping these two priorities at the forefront। तो 1952 का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, इनमें ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ही लिया गया, एंड इस दो पॉइंट को मतलब सामने रख के वो पॉलिसी बनाया गया। ऑब्जेक्टिव, तो इस पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव मेनली क्या क्या था, इंट्रोड्यूस्ड अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बट डिड नॉट रिप्लेस द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट का एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है 1952 के जो पॉलिसी है उनमें। बट 1927 के एक्ट में जो
क्लासिफिकेशन था, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया गया, उसको भी रखा है एंड उनके साथ एक और मतलब उनके साथ मिला के एक और फंक्शनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अ टॉप डाउन अप्रोच टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए कैसे वो कर सकेंगे वो सब यहाँ पे दिया है इस ऑब्जेक्टिव में, इस पॉलिसी में। proposed to increase forest cover to 1/3 of the total Indian land masses, तो इंडिया का जो टोटल लैंड masses है उनका 1/3 पार्ट फॉरेस्ट से कवर करेंगे, ऐसा एक प्रपोजल इस पॉलिसी में दिया गया है। तो इंडिया का जितना लैंड masses है उनका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर करेंगे, मतलब फॉरेस्ट पेड़ पौधे ये सब लगा के फॉरेस्ट इंक्रीज करेंगे एंड इंडिया का 1/3 एरिया फॉरेस्ट कवर होगा, ऐसा एक प्रपोजल इस पॉलिसी में दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है फॉरेस्ट का, एंड बट 1927 का जो क्लासिफिकेशन है उनको रिप्लेस नहीं किया गया है, उनके साथ ही मिला के यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे बनाया गया। एंड और एक इम्पॉर्टेंट जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेज कैसे किया जाए वो अप्रोच यहाँ पे दिया गया है। एंड इंडिया का जो टोटल लैंड masses है उनका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा, ऐसा एक प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है। नीड फॉर इवॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री लैंड यूज अंडर विच each type of land produces most and deteriorate least, तो ऐसे लैंड को यूज करना है, इस पॉलिसी में दिया गया है कि ऐसे लैंड को आप यूज करो कि लैंड प्रोड्यूस करे ज़्यादा एंड डिटोरिएट करे लीस्ट। तो ऐसा एक सिस्टम एंड बैलेंस्ड तरीकों से लैंड को आप यूज करो कि लैंड ज़्यादातर प्रोड्यूस करे बट डिटोरिएट करे लीस्ट, मतलब लैंड का डिग्रेडेशन ये सब वगैरह, लैंड का जो शक्ति है प्रोड्यूस करने, सब ज़्यादा नष्ट ना हो बट वो प्रोड्यूस ज़्यादातर कर पाए। नेक्स्ट है इम्प्रूव सॉइल इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इन माउंटेनियस टेरियन कोस्टल प्लेन एंड डेजर्ट एरिया, तो माउंटेन एरिया जो है वहाँ पे, कोस्टल एरिया जो रिवर का साइड का जो एरिया होता है, डेजर्ट लैंड जो एरिया है, इन सब एरिया में सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये सब एरिया का जो लैंड डिग्रेडेशन है एंड सॉइल इरोशन का जो एरिया है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए वो भी यहाँ पे दिया गया है। नीड फॉर इंक्रीजिंग सप्लाइसेस फॉर ग्रेजिंग स्मॉल वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट, ग्रेजिंग के लिए जो जो सप्लाइसेस ज़रूरी है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए एंड एग्रीकल्चरल पर्पस जो स्मॉल वुड वगैरह लगता है वो सब सप्लाई किया जाए, तो ये यहाँ पे देखा गया है। नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्री लैंड वेयर एवर पॉसिबल, ट्री लैंड मतलब क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के जो एरिया है जहाँ पे पेड़ पौधे होता है उसे हम ट्री लैंड कहते हैं, TOF ऐसे नाम से जाना जाता है ट्री लैंड को। मतलब ये मेनली जो गवर्नमेंट रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर ये नहीं होता है, उनके बाहर का एरिया होता है, तो इसलिए इसे हम ट्री लैंड कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया से बहुत कम एरिया लेके ये ट्री लैंड बनता है। एंड नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्री लैंड वेयर एवर पॉसिबल, मतलब आप जहाँ पे भी आप चाहते हो एंड जहाँ पे भी आपको जगह मिले तो वहाँ पे आप पेड़ पौधे ये लगाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है। नीड फॉर सस्टेन सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री, तो डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री ये सब बनाने के लिए जो सब टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जिन सब की ज़रूरत होता है उनका सस्टेन सप्लाई करना, जैसे अब इतना भी सप्लाई ना करो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचा ही ना हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के आपको वो सप्लाई करना है, मतलब रख के आपको सप्लाई करना है, ज़्यादा करके ऐसे सप्लाई नहीं करना है जैसे कि कुछ दिन में ही फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूसेस है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद और यूज़ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं करना है। सस्टेन सप्लाई के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। सस्टेन सप्लाई मतलब क्या है, आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना है, रख के जितना आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा करके यूज़ नहीं करना है, जितना ज़रूरी है वो आपको यूज़ करना है एंड नेक्स्ट दिनों के लिए आपको रखना है फॉरेस्ट को बचा के, इसलिए मतलब आप ज़्यादा करके यूज़ करोगे तो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस टिम्बर ये सब जो है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, तब लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए सस्टेन सप्लाई के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। तो ऑब्जेक्टिव में मेनली हमने क्या क्या देखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एंड बहुत ही इजी है, आप समझोगे तो बहुत इजी ही लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव में मेनली एक तो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा गया है। नेक्स्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचा गया है। एंड इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उनका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर हो, ऐसा प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है। एंड लैंड को ऐसे सिस्टमेटिक वे में आपको यूज करना है कि लैंड से प्रोड्यूसेस ज़्यादा हो एंड डिटोरिएट करे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माउंटेनियस एरिया, कोस्टल एरिया और डेजर्ट लैंड, इन सब एरिया में सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, सॉइल इरोशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनके बारे में यहाँ पे सोचा गया है। एंड ग्रेजिंग के लिए सप्लाइसेस क्या क्या ज़रूरी है वो भी यहाँ पे देने के लिए कहे गए हैं। एंड एग्रीकल्चरल पर्पस जो सब स्मॉल वुड ये सब ज़रूरी होता है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कहे गए हैं। एंड जहाँ चाहे आप पेड़ पौधे ये सब लगा सकते हो, जहाँ चाहे आप ट्री लैंड स्टैब्लिश कर सकते हो, ये यहाँ पे दिया गया है। एंड सस्टेन सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, इनके बारे में यहाँ पे पॉलिसी में लिखा गया है कि आपको जो टिम्बर एंड अदर प्रोड्यूसेस जो फॉरेस्ट से आपको लेना है उनका सस्टेन सप्लाई करना, मतलब जितना कम से कम ज़रूरी है वो ही आप उधर से ले नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रख के, तो सस्टेन सप्लाई कहते हैं इसे, फॉरेस्ट को बचा के रखना एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सब प्रोड्यूसर्स बचा के रख के जितना आपको लेना ज़रूरी है उतना ही आप इधर से ले, ठीक है। तो ये गया पूरा ऑब्जेक्टिव, आई थिंक आपको समझ में आ गया है ऑब्जेक्टिव में। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, तो हमने ऑब्जेक्टिव में कहा है कि यहाँ पे एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। तो उस क्लासिफिकेशन में क्या क्या है देखते हैं। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, तो मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेन यहाँ का काम है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द पॉलिसी इलेबोरेटेड दैट forest in sensitive area like slope, river valley, coastal land will provide a protective influence on soil, water and climatic characteristics of the locality, ठीक है। तो पॉलिसी में क्या दिया गया है, जो सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया क्या क्या है, जैसे स्लोप एरिया, स्लोप एरिया में क्या होता है, सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्लोप कैसा होता है, ऐसे करके होता है, जो पहाड़ पर्वत का जो एरिया होता है ऐसे होता है, ये है स्लोप। तो यहाँ पे अगर बारिश होगा ऐसे करके तो यहाँ का जो सॉइल है ये सबको लेके ऐसे करके बह जाएगा, तो इन सब एरिया में इरोशन ज़्यादा होता है। एंड रिवर वैली एरिया में ज़्यादातर इरोशन होता है, क्योंकि रिवर के थ्रू जो रिवर वैली एरिया है वो इरोट करके रिवर के अंदर चले जाते हैं, तो रिवर बैंक एरिया जो होता है, रिवर वैली जो एरिया होता है वो जगह ज़्यादातर इरोड होता है। एंड कोस्टल लैंड, वो भी रिवर के साइड का जो एरिया होता है, समुंदर के साइड का जो एरिया होता है वो भी ऐसे करके ज़्यादातर इरोड होता है। तो उन सब एरिया में ये सब है सेंसिटिव एरिया, मतलब जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है। तो इन सब एरिया में प्रोटेक्टिव वे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको सॉइल इरोशन रुकना है, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक उन सब एरिया में जैसा है उनको आपको ध्यान में रख के उस जगह को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, forest must include the production and exploitation of timber within limits of safety। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे कहे गए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, फॉरेस्ट से जो आप टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस ये सब कलेक्ट कर रहे हो, वो आपको जो कलेक्ट करने का जो मात्रा है उनका लिमिट में रख के आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। फॉरेस्ट को सेफ रख के आपको वो सब फॉरेस्ट से लेना है, मतलब एक लिमिट रखना है जिस लिमिट के अंदर ही आपको फॉरेस्ट से प्रोड्यूसेस एंड टिम्बर ये सब कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब आप जो भी चाहे जब भी चाहे उधर से नहीं ले सकते हो, उनका एक लिमिट होगा जिसके अंदर ही आपको लेना है, उसके बाहर आपको नहीं लेना है, क्योंकि फॉरेस्ट को भी सेफ करना है। फॉरेस्ट को सेफ रख के फिर फॉरेस्ट से आपको चीज़ें जो है वो कलेक्ट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेस्ट को सेव करना, ठीक है। तो वो इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये गया प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेशनल फॉरेस्ट में क्या है, द फॉरेस्ट दैट नीड टू बी मेंटेन एंड मैनेज्ड फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड अदर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दिस इज अ वाइटल अप्रोच टू एंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। तो नेशनल फॉरेस्ट से मेनली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड डिफेंस के लिए जो सब चीज़ें ज़रूरी होता है फॉरेस्ट से हम लेते हैं, तो उन सब को
मेंटेन करना एंड मैनेज करना, नेशनल फॉरेस्ट के अंदर जो है उनको मेंटेन करना एंड मैनेज करना, एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो सब हम यूज़ करते हैं वो मैनेज करके हमको लेना है. दिस इज अ वाइटल अप्रोच टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द कंट्री. तो कंट्री का जो सेल्फ सफिशिएंसी है, कंट्री का जो नीड है, वो मेनली नेशनल फॉरेस्ट ये सब एरिया से होता है. तो वो आपको मैनेज करना है एंड मेंटेन करना है कि आप कितना फॉरेस्ट से चीज़ें ले रहे हो ये. ठीक है. एंड विलेज फॉरेस्ट क्या है? ऑल्सो कॉल्ड फ्यूएल फॉरेस्ट. विलेज फॉरेस्ट को हम फ्यूएल फॉरेस्ट के नाम से भी बोल सकते हैं. दिस फॉरेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द नीड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरिया. तो विलेज फॉरेस्ट का मेन काम क्या है? जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में एंड उनके साइड के एरिया में, तो उन सब लोगों का जो नीड है फॉरेस्ट से जो वो लेता है वो सर्व करना ही ये विलेज फॉरेस्ट का मेन काम है. विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुड एम एट मीटिंग द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर नीड्स ऑफ द लोकल पीपल. तो विलेज फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट होगा वो क्या देखेगा? जो उस जगह का जो लोकल पॉपुलेशन है उनका नीड कितना है एंड फ्यूचर में कितना नीड हो सकते हैं, तो सब कुछ मीट करना ही ये विलेज फॉरेस्ट का काम. नेक्स्ट है ट्री लैंड. टुडे दे आर कॉल्ड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट. तो ट्री लैंड क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से मतलब फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के जो सब एरिया में जैसे ट्री वगैरह है उसे हम ट्री लैंड कहते हैं. ट्री लैंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इज सिटीजन. तो कंट्री का ओवरऑल हेल्थ के लिए ट्री लैंड ऑब्वियसली ज़रूरी है. वी कैन इंक्रीज ट्री लैंड थ्रू इवेंट लाइक द वन महोत्सव बाई एडुकेटिंग पीपल टू बी ट्री कॉन्शियस एंड बाई encouraging farmer to plant trees within their farmland in community land and along roadside. तो ट्री लैंड मेनली क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के जिस जिस जगह पे जो जो ट्री है उसे हम ट्री लैंड के नाम से जानते हैं. मेनली हम जहाँ पे रहते हैं, जो कम्युनिटी में रहते हैं, उनके आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होता है, बट वो तो फॉरेस्ट नहीं होता है, ऐसे ही बहुत सारे रोड के साइड में पेड़ होता है, तो उसे हम ट्री लैंड के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो ट्री लैंड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वन महोत्सव एक जो इवेंट है फॉरेस्ट्री का, वो हम कर सकते हैं. पीपल को एडुकेट कर सकते हैं क्यों फॉरेस्ट आपको बढ़ाना है, क्यों पेड़ पौधे लगाना है, क्यों इम्पोर्टेंट है. ये सब एडुकेशन हम पॉपुलेशन के अंदर दे सकते हैं, मतलब पीपल को एडुकेट कर सकते हैं. एंड टू बी ट्री कॉन्शियस, ऑब्वियसली ट्री को प्यार करना चाहिए. उसके बाद ही आप ट्री कॉन्शियस होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेड़ पौधे ये सब लगा पाओगे. एंड फार्मर्स जो है उनको भी इनकरेज करना है, उनका जो फार्मलैंड एरिया है उनके बीच बीच में पेड़ पौधे ये सब लगाए. तो कम्युनिटी साइड हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह के लोग के अंदर भी हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि पेड़ पौधे आप लगाए तो अच्छा है ऑब्वियसली. तो क्यों अच्छा है ये सब हम अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं एंड करके ट्री लैंड हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो अब तक के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा? एक है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट. प्रोटेक्शन फॉरेस्ट मतलब सेंसिटिव जो सब एरिया है, जैसे कोस्टल लैंड, रिवर वैली एरिया एंड स्लोप एरिया, इन सब एरिया में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करना. उस जगह का जो सॉइल, वाटर, क्लाइमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका इन्फ्लुएंस कैसे लैंड के ऊपर हो रहा है वो सब देखना यहाँ का मेन काम है. एंड साइंटिफिक वे में फॉरेस्ट को यूज़ करना है, जैसे फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कम हो, मेनली टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स जो है वो ले सके, इतना ले कि उनका एक लिमिट हो, लिमिट के बाहर जाके नहीं ले. ठीक है. फॉरेस्ट को सेफ रख के उनसे आप प्रोड्यूसर्स टिम्बर ये सब कलेक्ट करें. नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट. नेशनल फॉरेस्ट से मेनली डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो सब काम है उनके लिए फॉरेस्ट से मटेरियल ये वगैरह कलेक्ट होता है. तो नेशनल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है. एंड विलेज फॉरेस्ट मेनली क्या करते हैं? उस जगह का जो लोकल पीपल है उनका जो ज़रूरत है फॉरेस्ट से लेना, उनका जो ज़रूरी चीज़ें वो फॉरेस्ट से लेते हैं, उनको फुलफिल करना ही विलेज फॉरेस्ट का काम है. तो विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उनको ये देखना है कि प्रेजेंट में लोकल पॉपुलेशन उनका जो है उनका नीड भी भरपूर हो एंड फ्यूचर में उनको जितना ज़रूरी है वो भी आप फॉरेस्ट को सेफ रख के यूज़ कर पाए. ये है मेन काम. तो मेन पॉलिसी में क्या है? फॉरेस्ट से आप लो टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो है आपको जितना ज़रूरी है आप लो, बट फॉरेस्ट को सेफ रख के एंड नेक्स्ट जनरेशन एंड फ्यूचर
पीपल के लिए यूज करने के लिए छोड़ के, ठीक है, आपको जितना चाहिए आप उतना ही ले, उससे ज्यादा नहीं ले। फॉरेस्ट का लिमिट जो है, मतलब फॉरेस्ट जितना दे सकते हैं उनके लिमिट के ऊपर जाके आपको नहीं लेना है। मतलब फॉरेस्ट को पहले सेफ रखना है, फिर फॉरेस्ट से प्रोड्यूसेस एंड जो चीजें हैं आपको कलेक्ट करना है। ये है मेन इस पॉलिसी का मतलब एम। नेक्स्ट है ट्री लैंड। ट्री लैंड तो हमने कहा ही है, ट्री लैंड क्या है, फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के जो जहाँ पे जो सब ट्री वगैरह है उसे हम ट्री लैंड कहते हैं। एंड ट्री लैंड कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, वन महोत्सव, बाय एडुकेटिंग पॉपुलेशन बाय ट्री कॉन्शियस एंड फार्मर जो है उनको भी इंकरेज करके हम ट्री लैंड जो है बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट को कैसे आप मैनेज करोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड सेल्फ सफिशिएंसी ट्रांसलेटेड इनटू ए टॉप डाउन अप्रोच टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो फॉरेस्ट को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट भी है फॉरेस्ट को मैनेज करने में, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्र में यूज किया जाते हैं। तो फॉरेस्ट को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गए हैं कंट्री के लिए। पॉलिसी टॉक अबाउट विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड राइट। पॉलिसी में विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड उनका जो राइट्स है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। मतलब विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या काम है, विलेज फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ से कितना लोकल पॉपुलेशन जो है कितना ले रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं कि नहीं, एंड फॉरेस्ट को सेफ रख रहे हैं कि नहीं, ये सब इस पॉलिसी में दिया गया है। इट नीड टू एंश्योर दैट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस बियॉन्ड इट्स एनुअल ग्रोथ शुड नॉट बी परमिटेड। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो है, जो हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं, उनका एनुअल जो ग्रोथ है फॉरेस्ट का उनसे ज्यादा ना हो। मतलब पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं हम फॉरेस्ट से, टिम्बर वगैरह ये सब कलेक्ट करने के लिए जो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, उनके साथ साथ हमको पेड़ पौधे उनके ज़रूरत के लेवल में लगाना है। तो एनुअल ग्रोथ जितना हो रहा है फॉरेस्ट का, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस उधर से नहीं लेना है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ से कम लेना है फॉरेस्ट से। मतलब फॉरेस्ट का ग्रोथ जितना हो रहा है उनसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट से नहीं लेना है। पॉलिसी इनकरेजेस इन्वॉल्विंग लोकल पंचायत इन विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो लोकल पंचायत होता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो, ऐसा पॉलिसी चाहता है। मतलब पॉलिसी में दिया गया है कि लोकल पंचायत जो है विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो। तो and grazing was seen as a largely destructive force within forest area। तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर ग्रेजिंग होगा तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि फॉरेस्ट को वो डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रेजिंग। तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर ग्रेजिंग इसको रुकना है, इस पॉलिसी में दिया गया है। सेवरल मेथड टू कंट्रोल ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे इनकरेजिंग रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग मतलब एक जगह पे बार बार ग्रेजिंग ना हो, कभी कुछ टाइम इस जगह पे हो, कुछ टाइम उस जगह पे हो, अलग अलग जगह पे रोटेट कर करके हो। तो ऐसा इनकरेज यहाँ पे किया गया है। बैनिंग गोट्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर गोट बैन किया गया है। बाय चार्जिंग अ फी फॉर ग्रेजिंग राइट्स विद इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर ग्रेज करने के लिए एक चार्ज आपको देना पड़ेगा, ऐसा एक राइट भी यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रेजिंग जो है फॉरेस्ट एरिया के लिए बहुत ही खतरनाक है, मतलब ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए ग्रेजिंग के बारे में, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। एक तो गोट्स को बैन किया गया है एंड चार्ज फी यहाँ पे चार्ज किया गया है ग्रेजिंग करने के लिए, एंड रोटेशनल ग्रेजिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा, एक तो नेशनल इंटरेस्ट तो है ही, देश का नेशनल इंटरेस्ट के लिए फॉरेस्ट को आपको मैनेज करना है, ये क्लियर है। एंड विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, इन सब के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हो वो इतना आप लो कि फॉरेस्ट का एनुअल ग्रोथ जो है उनसे ज़्यादा ना हो पाए। एंड विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लोकल पंचायत जो है उनको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। एंड ग्रेजिंग को मेनली डिस्ट्रक्टिव फोर्स के तरह ही यहाँ पे देखा गया है। क्या है, नेक्स्ट है लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर कितना लैंड एरिया इंक्रीज आप कर सकते हो, यहाँ पे इस पॉलिसी में दिया गया है। द टारगेट टू कवर 1/3 और 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट was articulated in the National Forest Policy 1952। तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 का, इनमें ये प्रपोजल दिया गया है कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उनका 1/3 एरिया जो है, मतलब 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया
वो फॉरेस्ट के अंडर हो, मतलब फॉरेस्ट से कवर हो, ऐसा प्रोपोजल यहाँ पे दिया गया है। पॉलिसी सेट जनरल टारगेट फॉर डिफरेंट टेरिन, तो अलग अलग टेरिन के लिए अलग अलग टारगेट पॉलिसी में दिया गया है। प्लेन एरिया के लिए टारगेट कुछ अलग है, माउंटेनियस एरिया के लिए टारगेट कुछ अलग है, ऐसे करके टारगेट यहाँ पे फिक्स किया गया है। बट अल्टीमेट टारगेट क्या है, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उनका 1/3% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर करेंगे। तो माउंटेन स्लोप एरिया में क्या होता है, जहाँ पे सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट कवर वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट से ज़्यादा एरिया कवर होगा तो सॉइल इरोशन भी वहाँ पे कम होगा। एंड माउंटेन एरिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लैंड बहुत खाली ही रहता है, तो उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर करना है। तो 2/3 ऑफ द अवेलेबल लैंड जो है उनको फॉरेस्ट से कवर करना है माउंटेन स्लोप एरिया में, जहाँ पे सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से सॉइल इरोशन भी कम होगा एंड फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ेगा। एंड प्लेन एरिया में क्या होता है टारगेट इसका, वेयर लैंड यूज प्रेशर आर ग्रेटर, द पॉलिसी सेट अ मॉडेस्ट टारगेट ऑफ 20%। लैंड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट इन प्लेन। तो प्लेन एरिया में लैंड बहुत काम के लिए यूज होता है, जैसे माउंटेन एरिया में ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए माउंटेन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा करके आप पेड़ पौधे लगाए, फॉरेस्ट से कवर करें। एंड जो लैंड एरिया है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है लैंड यूज़ का। एग्रीकल्चरल प्रेशर एक तो है, लैंड एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। एंड अर्बन डेवलपमेंट भी होता है प्लेन एरिया में, मतलब अर्बन एरिया, लोगों का रहने का एरिया, ये सब प्लेन एरिया में ही ज़्यादातर होता है। तो इन सब काम के लिए भी प्लेन एरिया यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट कम किया गया है, 20% ऑफ द एरिया जो है उनको फॉरेस्ट से कवर कीजिए। ट्री लैंड मेनली इन सब एरिया में ज़्यादा करने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि लैंड प्लेन एरिया जो है वो मेनली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है एंड लोगों के रहने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादातर नहीं बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो टारगेट है यहाँ पे कम दिया गया है, 20% रखा गया है। मोस्ट ऑफ द ट्री कवर मे बी कंसंट्रेटेड इन रिवर बैंक एंड अदर प्लेसेस नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल एरिया जो नहीं है, बेयर लैंड जो होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड यूजफुल नहीं है, तो उन सब एरिया में आप ज़्यादा करके फॉरेस्ट बनाएं। एंड रिवर बैंक एरिया जो है, रिवर बैंक एरिया में भी आप ज़्यादा करके फॉरेस्ट बनाएं, क्योंकि रिवर बैंक जो है वो डिग्रेड होता है, इरोड होता है बहुत ज़्यादा। तो फॉरेस्ट से अगर ज़्यादातर वो एरिया पे पेड़ पौधे ये सब रहेगा तो वो एरिया का डिग्रेडेशन भी कम होगा एंड फॉरेस्ट कवर भी बढ़ेगा। लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट के अंदर हमने क्या देखा, मेन टारगेट जो है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया विल बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग टारगेट यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है। माउंटेन एरिया में ज़्यादा करके आपको फॉरेस्ट वहाँ पे बनाना है, 2/3 ऑफ द अवेलेबल लैंड, क्योंकि उस जगह पे सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है एंड वो एरिया ज़्यादातर काम के लिए यूज़ नहीं होता है, अवे पड़े रहते हैं, तो इसलिए उन सब एरिया में ज़्यादा करके फॉरेस्ट आपको करना है। एंड प्लेन एरिया जो है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अर्बन डेवलपमेंट का प्रेशर है, एग्रीकल्चर का प्रेशर है, तो इसलिए वहाँ पे टारगेट जो है कम किया गया है, मॉडेस्ट टारगेट ऑफ 20%। एंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है ऐसा एरिया, एंड रिवर बैंक जो एरिया है उस सब जगह पे ज़्यादा करके ट्री से कवर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर सुइटेबल यील्ड। The policy stresses that while forest must be exploited for national gain, removal of forest resources must not exceed annual growth in forest। तो जितना आप फॉरेस्ट हम यूज़ करते हैं किस लिए, नेशनल गेन के लिए, ऑब्वियसली नेशनल पर्पस, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, इन सब के पर्पस हम फॉरेस्ट का टिम्बर प्रोड्यूसेस जो है ये सब यूज़ करते हैं। बट ये यूजेस जो है इतना भी ना हो कि फॉरेस्ट का जो एनुअल ग्रोथ है उनसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे मस्ट करके दिया गया है, फॉरेस्ट का जो एनुअल ग्रोथ हो, मतलब पेड़ पौधे लगाने के बाद, एफोरेस्टेशन के बाद जितना उनका ग्रोथ हो रहा है उनसे ज़्यादा आपको कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं लेना है, रिमूव नहीं करना है फॉरेस्ट से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे दिया गया है। सस्टेनेबल यूज़ के बारे में यहाँ पे कहे गए हैं। पॉलिसी स्टेट दैट ईच फॉरेस्ट, public or private, must develop a forest working plan to ensure forest management and sustainable and consistent income for forest। तो
कोई भी फॉरेस्ट हो, पब्लिक फॉरेस्ट हो या प्राइवेट फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे एक फॉरेस्ट वर्किंग प्लान बनाया जाए, जिस प्लान के मुताबिक ही मतलब जिस प्लान के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे काम होगा। एंड सस्टेनेबल यूज होगा फॉरेस्ट का, मतलब फॉरेस्ट से जितना आपको ज़रूरी है, कम से कम जितना ज़रूरी है आप उतना ही ले। फॉरेस्ट का एनुअल ग्रोथ जितना है उनसे ज़्यादा आप ना ले। फ्यूचर के लिए आपको बचाना है, फॉरेस्ट को सेफ रखना है, इन सब के बारे में आपको ध्यान में रख के आप फॉरेस्ट से चीज़ें ले। तो यही फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल यील्ड इनके अंदर दिया गया है। मेनली ये है जो एनुअल ग्रोथ है उनसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट से कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये है मेन पॉइंट इधर का। एंड इसके लिए आप कोई भी फॉरेस्ट हो, प्राइवेट हो एंड पब्लिक हो, सबके लिए ही आप एक प्लान बनाएं एंड उन प्लान के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑब्वियसली एजुकेशन एंड रिसर्च इनका तो ज़रूरत है ही, इनके बिना तो आप फॉरेस्ट को सेफ नहीं कर पाओगे एंड सस्टेनेबल यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो पॉलिसी स्ट्रेस दैट नीड फॉर स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फील्ड स्टाफ। तो फॉरेस्ट के फील्ड में जो स्टाफ जो काम करते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग के व्यवस्थाएं किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट का यूज़ कैसे करना है, उनको सस्टेनेबल यूज़ कैसे करना है, उनको सेफ कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, सॉयल इरोशन कितना हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, इन सबको मेजर करना है। एनुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो सब भी इधर दिखना है। तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का ज़रूरत है, जो फील्ड स्टाफ है उनका। स्पेशलाइज्ड रिसर्च इनटू द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है उनके लिए भी आपको रिसर्च करना है, कितना आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है एंड कैसे उसको रिफिल करना है फॉरेस्ट के अंदर, वो सब आपको करने के लिए रिसर्च करना है। कनेक्शन बिटवीन रिसर्च एंड कमर्शियल इंटरेस्ट नीड टू बी स्ट्रेंथन टू गेन द मोस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली पब्लिक का इंटरेस्ट जो है फॉरेस्ट से लेना एंड उनके साथ साथ जो रिसर्च है, ये दो अगर एक साथ मिल जाए, मतलब उस एरिया का रिसर्च अच्छे से हो एंड जितना आपको इंटरेस्ट है, ये इनके अकॉर्डिंग रिसर्च के द्वारा ही इंटरेस्ट मीट हो पाए एंड ऐसे ही फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे अब सस्टेनेबल मतलब सस्टेन यूज़ कर सके फॉरेस्ट सप्लाई को, उनके लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो सके एंड फॉरेस्ट का भी सेफ हो सके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी हो सके। तो इसके लिए ये रिसर्च बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो पॉलिसी में एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में बहुत सारे यहाँ पे कहे गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बोला गया है, रिसर्च के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर ए न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में तो इतने सारी चीज़ें हुआ है, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ है इस फॉरेस्ट पॉलिसी में। तो इस फॉरेस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में कहे गए हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या है, एक तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो जो सेंसिटिव एरिया है उनको प्रोटेक्ट करना, नेशनल फॉरेस्ट को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना, विलेज फॉरेस्ट में विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कहे गए हैं, कैसे लोकल पॉपुलेशन का जो नीड्स है उनको मीट करना है एंड फ्यूचर के लिए कैसे बचा के रखना है, एंड ट्री लैंड कैसे कैसे करके ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, वनमहोत्सव बाय एडुकेटिंग पॉपुलेशन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे करने हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट को अच्छे से यूज़ करने के लिए उनको अच्छे से मैनेज भी करना है। विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे कहे गए हैं, पंचायत को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे कहे गए हैं, ग्रेजिंग बैन करने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि ग्रेजिंग फॉरेस्ट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। एंड कैसे लैंड को यूज़ करना है, कितना लैंड फॉरेस्ट से कवर करना है, यहाँ पे मतलब इस पॉलिसी का टारगेट क्या है, 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा, माउंटेन एरिया में 2/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा, प्लेन एरिया में 20% होगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। एंड सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट को, वो भी यहाँ पे दिया गया है। रिसर्च एजुकेशन इनके बारे में भी यहाँ पे कहे गए हैं। फिर भी यहाँ पे इनके बाद एक न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी की ज़रूरत आ पड़े है, क्यों मतलब और एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब 1952 के बाद और एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ज़रूरत क्यों हुआ है, वो यहाँ पे है। मतलब इतने सारे काम तो ये पॉलिसी में दिया गए हैं, सभी सही काम है, मतलब फॉरेस्ट के लिए ज़रूरत है ऐसा काम है, फिर भी आपको इनके बाद और एक पॉलिसी का ज़रूरत हुआ है। क्यों हुआ है वो हम देखते हैं। ओवर ईयर्स फॉरेस्ट इन द कंट्री सफर्ड सीरियस डिप्लेशन। तो बहुत साल ऐसे चला गया इस पॉलिसी के द्वारा काम करते करते, तो यहाँ पे डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है फॉरेस्ट एरिया में।
प्रेशर ओवर फॉरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम, किधर किधर से प्रेशर आ रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर से, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, जितना दिन जाएगा उतना ही लोगों का, पीपल का डिमांड जो है इंक्रीज होगा, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिफेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें देना पड़ रहा है, तो इसलिए डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड फॉरेस्ट के ऊपर उनकी वजह से प्रेशर हो रहा है। किस किस चीज़ के लिए? फ्यूल, वुड जो फ्यूल के लिए यूज़ होता है, फूडर, टिम्बर, इन सब के लिए फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर हो रहा है। इन एडिक्वेसी ऑफ प्रोटेक्शन मेजर, तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो मेजर लिया गए थे 1952 में, उनमें बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उस मेजर के द्वारा अब और मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो एडिक्वेट मेज़र की ज़रूरत है, मतलब और भी इम्प्रूव होना चाहिए मेज़र में, क्योंकि वो 1952 में जितना था उस टाइम के अकॉर्डिंग था। जब दिन ज़्यादा जा रहे हैं 5-10 साल के बाद क्या हो रहा है, ये मेज़र जो है वो और काम नहीं कर रहा है, मतलब उस मेज़र में बहुत सारे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट यूज विदाउट डूइंग एफॉरेस्टेशन, तो एफॉरेस्टेशन के बिना ही फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है नॉन फॉरेस्ट लैंड में, क्योंकि टिम्बर वगैरह ये सब फॉरेस्ट से कट करके लेके जा रहे हैं, बट उनके अकॉर्डिंग जितना एफॉरेस्टेशन करना है, जितना पेड़ पौधे ये सब लगाना है, वो यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, तो फॉरेस्ट लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द टेंडेंसी टू लुक अपन फॉरेस्ट एज रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्स, तो मेनली फॉरेस्ट से अर्निंग रिसोर्स अर्न करना ही एक पर्पस हो रहा है, फॉरेस्ट को बचाना पर्पस नहीं हो रहा है धीरे धीरे। द नीड टू रिव्यू द सिचुएशन एंड टू इवॉल्व फॉर द फ्यूचर, अ न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बिकम इम्पेरेटिव, तो इन सब चीज़ के वजह से ही एक कंजर्वेशन पॉलिसी की ज़रूरत आ पड़े है, तो इनके बाद और एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज करके बनाया गया है। वो क्या है? कंजर्वेशन इंक्लूड प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब यहाँ पे और दिखा नहीं जा रहा है। प्रिजर्वेशन, मेंटेन करना, सस्टेनेबल यूज करना, जो सब इस पॉलिसी में बोला गया था 1952 में, वो और नहीं हो रहा है। इट हैज दस बिकम नेसेसरी टू रिव्यू एंड रिवाइज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को रिवाइज करना ज़रूरत हो पड़ा है यहाँ पे, मतलब ज़रूरी हो गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को रिवाइज करना। आफ्टर दैट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिप्लेस्ड इट इन 1988 विथ सेवरल चेंजेस, तो इनमें बहुत सारे चेंजेस इनके अंदर इंक्लूड करके और एक पॉलिसी यहाँ पे बनाया गया है, वो है 1988 में। तो 1988 का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उनमें क्या क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही तक ही है। तो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्यों ज़रूरी है यहाँ पे 1952 के बाद? एक तो इनके डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एफोरेस्टेशन कम हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो मेजर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था वो अभी और काम नहीं कर रहा है, इम्प्रूव करने का ज़रूरत हुआ है यहाँ पे। एंड लोग मेनली रेवेन्यू अर्निंग के लिए ही फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को सेव करना, कंजर्व करना, ये सब और मोटिव नहीं रहा है, तो इसलिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को रिप्लेस करना पड़ा 1988 में, एंड उनमें बहुत सारे चेंजेस लाके और एक न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पे दिया गया है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का जो पार्ट है 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो पार्ट है आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।